नमस्कार दोस्तों। पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 20 सितंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ वाले सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली अगर करना चाहो तो 8 से आप डायरेक्टली 8 को डिवाइड करो। तो 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको पूरा बेसिक से बताता हूँ। अगर किसी संख्या को 16 से विभाजित किया होगा और 8 शेषफल बचा होगा तो वो संख्या क्या होगी, 16x + 8। ठीक है, क्योंकि 16 से तो डायरेक्टली डिविजिबल हो गया था और 8 शेष बच गया था। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड किया तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 16x/8 और प्लस में 8/8। तो 8 से तो 16 ऐसे ही डिविजिबल होगा। जब 16 डिविजिबल होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। और 8 से 8 को डिविजिबल करेंगे तो ये एक बार जाएगा, रिमाइंडर 0, मतलब शेषफल 0। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि 8 से 16 डिविजिबल था, इसलिए अगर जो नंबर जो भी संख्या होगी अगर वो 16 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगी। नॉर्मल सी बात है। तो जो शेषफल बचता है सिर्फ डायरेक्टली उसी को डिवाइड कर लेते हैं और शेषफल बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। देखो, जो 12 से विभाजित होगा उसको 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा और 4 से भी विभाजित होना पड़ेगा। तो आप ये देख लो कि 3 से कौन सा विभाजित, उसमें तो जिस भी संख्या का जो डिजिट सम है वो अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 4 में क्या होता है, बाद के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अभी आप 4 से देखो, 70 विभाजित होगा, नहीं होगा। 26 नहीं होगा, 36 हो जाएगा, 27 नहीं होगा। 7 और 2 9 और 3 12 और 6 18। 18 3 से विभाजित होगा तो मतलब इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर ये 4 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब पूरा ही नंबर 12 से विभाजित होगा और इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखो, 3 की पावर 1 तो 3 रह जाएगी और 3 की पावर -1 क्या होती है, 1/3 हो जाएगी। और ये 9 हो जाएगा और ये 1/9 हो जाएगा। 9 और 3 कितने हो गए, 12 प्लस 1/3 यहाँ से आ गया, 1/9 यहाँ से आ गया। और बटे में क्या, हम 9 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12 निम्मा 108 और यहाँ पे कितना 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 108 और 4 कितना हो गया, 112/9। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो, 1024 32 का स्क्वायर होता है, 1089 33 का स्क्वायर होता है, 676 26 का स्क्वायर होता है। एक 749 ऐसा नंबर है जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो होता है 7 × 107। ठीक है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डी आंसर हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। देखो, 8 की जब यहाँ गुणा होगी तो 8 × 24 4 आया होगा और 4 फिर 7 में जुड़ा होगा तो 7 और 4 11, मतलब लास्ट में क्या आया होगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है। तो देखो, 240 का 25% कितना होगा। 25% क्या होता है, 1/4। 4 से जब 240 को भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 240/4 और यहाँ प्लस करेंगे और ये 1200 का 6% मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, 12 6 72। ठीक है। और बटे में क्या आएगा, 400 का 4%, 4 चौक 16। क्योंकि जो बटे में 100 जाएगा उससे दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। और 4 से 240 कितनी बार हो जाएगा, 60 बार। और 6 और 7 13, 132/16 आ गया। ठीक है। इससे हम भाग देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8.25। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1200 का 11%, तो 11 की 12 में गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 132। और प्लस में क्या होगा, 1400 का 10%, तो डायरेक्टली हम 140 लिख सकते हैं। और बटे में क्या है, 250 का 2%, तो 250 का 2% क्या होगा, 25 दूनी 50, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो ये 5 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 13 कितना हो गया, 27, 272/5। इसके भाग दे देंगे, क्या आएगा, तो 54.4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा है। ठीक है। अगर मैं क्रय मूल्य 100 मान लेता हूँ तो अंकित मूल्य क्या हो गया, एमआरपी क्या हो गया, इससे 30% ज़्यादा, तो 130 हो गया। अभी कह रहा है यदि 30% की छूट दी जाती है तो 130 में 30% की छूट दे दो आप, 13 3 39, मतलब -39 हो जाएगा डिस्काउंट देने के बाद। तो ये कितना आ गया, 91। 130 में से 39 घटाएंगे तो अभी देखो ये कह रहा हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो, 9 रुपये कम है
और 9 अगर 100 के रेस्पेक्ट में देखूँ तो 9% हो जाएगा, तो 9% की हानि है इस क्वेश्चन में, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है। देखो कभी भी सीपी और एमआरपी इन दोनों का रिलेशन निकालना हो और आपको डिस्काउंट दे रखा हो और आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली इनका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 100 माइनस जो भी यहाँ छूट हो रही है, तो 100 में से छूट को घटा दो, ये तो आ जाएगा आपका सीपी, और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो एमआरपी कितनी आ गई? 125, और सीपी कितनी आ गई? 60। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो कितना अधिक है? 65 अधिक है। और किससे अधिक है? 60 से। तो इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे और आ जाएगा 108.33। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 4200 रुपये में खरीदा जाता है और 4830 रुपये में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 4200 रुपये में खरीद के 4830 में अगर बेचा तो ये कितने का प्रॉफिट कमाया इसने? 630 रुपये का। और 630 रुपये जो कमाए इसने किस पे कमाए? 4200 रुपये पे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 0 ये चली गई, और 7 से देखो 7 6 42, और ये 7 9 63, 90 बार, और 6 से 90 जाएगा 15 बार। मतलब कितना प्रॉफिट हो गया इसको? 15% का प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब 5 सीपी था, 1 का ये लॉस हो गया, तो एसपी कितने की आई? 5 में से 1 गया तो 4 बचा। ये 5 था सीपी और 4 था एसपी। अब ये क्या कह रहा है कि 4800 इसके हिसाब से, तो 4 की कीमत कितनी होगी? 4800। 4 को 4800 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को 1200 से गुणा करनी होगी, तो इसमें भी फिर 1200 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 6000 रुपये। मतलब जो वैल्यू 4800 में बेची थी 20% की हानि पर, उसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 6000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। यदि 2 संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले है भी ली जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो आप ए मान के भी कर सकते हो कि औसत ए है, 7 है, तो सम हो गया 7a। उसके बाद जो पीछे की वैल्यू आएंगी उनको जोड़ेंगे फिर करेंगे। तो देखो आप थोड़ा सा एजम्पशन कर लो। कैसे? 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 क्रमागत संख्याएं मैंने ले ली, तो इनका एवरेज क्या आएगा? देखो 6 आ जाएगा इनका एवरेज, क्योंकि 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो बीच वाला हो गया। पर अभी ये क्या कह रहा है कि इनसे पहले 2 संख्या ले ली, तो 2 संख्या और ले लो, और क्रमागत लेनी है, ये सबसे बड़ी बात है। और क्रमागत है इसलिए मैंने यहाँ पे 6 एवरेज बता भी दिया, नहीं तो मैं ऐसा बता भी नहीं पाता। यहाँ पे एवरेज 6 है और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है। अभी क्या 2 नंबर और ले लिए, 1 और 2, तो अभी क्या होगा? ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये टोटल नंबर कितने हुए? 9, तो बीच का नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर इधर हो गए और 4 नंबर इधर हो गए, तो 5 क्या हो गया? नया एवरेज। अब 5 की वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी? a-1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? a-1। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप प्रॉपर वैल्यू रख के नहीं करोगे, डायरेक्टली एजम्पशन या आप ऑप्शन मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का छठा हिस्सा दूसरे का आधे हिस्सा और 1:1 के अनुपात में दूसरे भाग का मान क्या होगा? देखो 200 को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक x मान लिया मैंने, एक y मान लिया। अब ये क्या कह रहा है? पहले का छठा हिस्सा, तो x का छठा हिस्सा कर लेते हैं हम, x/6 हो गया, और दूसरे का आधा हिस्सा मतलब y का आधा हिस्सा कर लेते हैं, y/2, और इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1:1। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो गया? 2x, और ये 6 नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो गया? 6y, और बराबर क्या है? 1/1। 2 से 6 को काट देंगे तो ये 3 आ गया। x और y का जो रेशियो वो क्या आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। अभी देखो 200 को डिवाइड करना है, और किस रेशियो में डिवाइड करना है? अब 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, और 3 और 1 कितने होते हैं? 4, और 4 की वैल्यू 200 के बराबर रखनी। मेरे को क्या करना होगा? 50 से गुणा। अब ये पूछ किसका रहा है? दूसरा भाग पूछ रहा है, तो इसमें भी 50 से गुणा करनी होगी और इसमें भी 50 से गुणा करनी होगी, तो ये कितना हो गया? ये 150 हो गया, और ये कितना हो गया? 50। ये दूसरा भाग पूछ रहा है तो सिर्फ 50 पे टिक मारेंगे। आपको 150 निकालने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको समझाने के लिए निकाल लिया। अगर आपको इसमें भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 रुपये किलोग्राम तथा 80 रुपये किलोग्राम कीमत वाले चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मिश्रण की कीमत क्या होगी? देखो 60 किलोग्राम वाले के 3 रेशियो मैं मान लेता हूँ, 60 और 3 कितना है? 180 रुपये के हो गए। मैं इनको 3 और 2 को क्या केजी के रेस्पेक्ट में मान लेता हूँ,
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बटे में भी ये 3 और 2 का जो योग होगा 5 वो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो की वैल्यू है। तो 80 में क्या है, 2 के हिसाब से 160 रुपये। तो ये हो गए 340 के। तो मिश्रण की कीमत पूछ रहे हैं ना ये, तो ये 340 बटे 5, क्योंकि टोटल 5 किलो हो गया, तो ये आ जाएगा, इसको भाग दे देंगे, 5 छक 30 और 4 बचे, 0 उतार ली, 5 अट्ठे 40। तो ये 68 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45 तथा 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई तथा जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, एक्स करता है 15 दिन में, वाई करता है 45 दिन में और जेड करता है 90 दिन में। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 90। इसकी कार्य क्षमता कितनी, 6 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 2 और इसकी कार्य क्षमता 1। टोटल काम कितना है, 90 है। और मेरे को टोटल, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ जाएंगी, तो 90 हो गए टोटल काम, और 6 और 2 8 और 1 9 होगी इनकी टोटल कार्य क्षमता। तो ये कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू, वी तथा डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यू, वी और डब्ल्यू तीनों मिलकर कर रहे हैं और 15 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है यू अकेला कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में अकेला यू। तो 15 और 60 का एलसीएम कितना हो गया, 60। और ये इसकी कार्य क्षमता, इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। और यू की अकेले कितनी हो जाएगी कार्य क्षमता, 1। तो अगर मैं यू, वी और डब्ल्यू की कार्य क्षमता देखूँ तो कितनी है, 4, जिसमें कि यू की कितनी है, 1। तो v प्लस डब्ल्यू की मैं निकाल सकता हूँ कितनी आएगी कार्य क्षमता, ये 4 हो गए। इसको 1 को इधर ले जाओ, 4 माइनस 1, ये 3 हो गया। v और w की कार्य क्षमता 3 होगी। अब ये कह रहे हैं v और w मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 60 काम था, इनकी कार्य क्षमता कितनी थी, 3, तो ये 20 दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है। देखो 56 की स्पीड से चल रही है, तो 8 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ये 56 गुणा 8 किलोमीटर। और अब ये क्या कह रहा है कि 7 घंटे में इसे तय करनी है, तो किस स्पीड से चले, तो बटे में 7 कर देंगे, तो उससे स्पीड निकल जाएगी। भाई ये किलोमीटर हो गया, ये आर हो गया, तो मेरे को पता चल जाएगी क्या किलोमीटर पर आने वाले। तो 7 से 56 को भाग देंगे तो 8 बार, और 8 से 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64। 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए इस डिस्टेंस को 7 घंटे में पार करने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव 12 घंटे में किसी दूरी पर जाकर वापस आ जाती है, तो दूरी बताओ। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, डी बराबर टी, और यहाँ होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में होता है 2x। डी है डिस्टेंस, यहाँ से गया और वापस आया, मतलब जाना और वापस आना, वो डिस्टेंस होगी डी, दोनों मिला के। टी होता है टोटल टाइम जाने में और आने में जो लगा। एक्स होती है नाव की गति शांत जल में जो है, और वाई है धारा की गति, और बटे में जो 2x है, एक्स मैंने बताया आपको नाव की गति। तो डी निकालेंगे यहाँ, टी कितना, टोटल टाइम कितना लगा 12 घंटे, और एक्स स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 36, और वाई कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है 6, 6 दूनी 12 से डायरेक्टली 12 कट गया, और 36 में 1 गया तो ये हो गया 35 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया, 3 वर्ष बाद कितना होगा। देखो एक साल में कितना परसेंटेज है, 16%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 48%। इसका मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहता हूँ कि 3500 का 48% निकाल लो आप, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज मिलेगा। देखो 3500 का 48% आप डायरेक्ट मत निकालो, आप क्या निकालो, 3500 का 50% निकालो, कितना हो गया 1750। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 माइनस 2, तो 2% माइनस करना है। 3500 का 1% कितना हो गया 35, और 2% कितना हो जाएगा 70, तो इसको हम माइनस कर देंगे, 50 इधर से गया, 20 उधर से ले लेंगे, तो हो गया 1680। मतलब 3500 का 48% आ गया 1680। और ये क्या पूछ रहा है, मिश्र धन, तो 3500 रुपये में टोटल जोड़ देंगे कितना ब्याज मिला, 1680 का ब्याज मिल गया, ये हो गया 5180 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरे को a निकालनी होगी, तो ये क्या, 10 को मैं 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ, और √2 से 2 को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो √2 बार जाएगा, तो भुजा कितनी आ गई 5√2। अभी कह रहा है कि क्षेत्रफल बताओ, तो भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, तो 25 दूनी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो 4 की यहाँ गुणा कर देंगे, और उससे पहले क्या करेंगे, सबको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे,
तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में आ गया साइन थीटा, और बराबर क्या हो गया 1/4। 4 के भी हम गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और बराबर हो गया 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा और माइनस में 3 बराबर 0। अभी देखो 4 और 3 कितना 12, तो 4 को 12 के रेस्पेक्ट में हमें ब्रेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 6 साइन थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा। अगर ये फैक्टर करना आपको नहीं आता हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ से बराबर 0 हो गए, यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 3, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0, और 2 साइन थीटा प्लस 3 ये कॉमन ले लिए सारे में से, अंदर क्या बचा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग करके 0 रखेंगे तो यहाँ से साइन थीटा की 2 वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से तो आ जाएगा माइनस का 3/2 और यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब देखो आंसर में कौन सा दिया हुआ है, -3/2 नहीं दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डीआई वाले क्वेश्चन आ गए। प्रतिवर्ष उड़ानों की औसत संख्या क्या है? तो देखो सारी जोड़ लेंगे हम कि ये कितनी है, टोटल उड़ान कितनी है, तो ये टोटल जोड़ा मैंने तो ये आ गए 83,400, और टोटल कितने ईयर गए 6 ईयर का, तो बटे में कर देंगे 6, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 13,900। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बी, यही औसत संख्या आएगी। औसत क्या होता है टोटल बटे जितने भी नंबर ऑफ हैं, तो मैंने वो किया, आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गत वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उड़ानों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? देखो y1 से जब y2 की तरफ जाते हैं तो 11,900 यहाँ पे है, और y1 में कितना 8,200, तो इसमें देखो कि कितनी वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हुई है 3700 की। उसके बाद जब हम y2 से y3 में जाएंगे तो 13,200 से माइनस करेंगे 11,900, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1,300। तो इसी क्रम में हम और सारी चीज़ों को करेंगे। में देखो सबसे ज़्यादा अधिकतम वृद्धि किस में हुई, तो y1 से जब y2 मारे थे यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 3700, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बी हो जाएगा। यही पूछा है ना गत वर्ष की तुलना में कब वृद्धि ज़्यादा हुई, तो y2 में जो वृद्धि हुई सबसे ज़्यादा है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, y6 की उड़ानों की संख्या y1 की उड़ानों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो y6 की उड़ान कितनी है 18,400, और दूसरा क्या है y1 की उड़ान कितनी है 8200, और ये पूछ रहा है कि उड़ानों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये अधिक है 10,200 अधिक है, और वो भी 8200 से। इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 124.4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y2 की उड़ानों की संख्या y5 उड़ानों की संख्या का कितने प्रतिशत है? देखो y2 की जो उड़ान थी वो है 11,900, और y5 की जो उड़ान है वो है 16,200, तो उसका कितना प्रतिशत है, तो 16,200 बटे में कर देंगे 11,900, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देंगे गुणा, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 73.45%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस पेपर में कहीं भी डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।